नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AHSEC अड्डा में। अगर आप भी अपनी क्लास 12 की अल्टरनेटिव इंग्लिश की कहानियां और कविताएं समझने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस चैनल पर मैं आपके लिए लाया हूं हर कहानी और कविता की आसान और दिलचस्प समझ, जो न सिर्फ आपके एग्जाम की तैयारी को आसान बनाएगी, बल्कि आपको इन साहित्यिक रचनाओं को और भी गहरे तरीके से समझने में मदद करेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे दी वॉयज कहानी की, जो आपके आगामी एग्जाम में बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि आप हर अध्याय को पूरी तरह से समझें और अच्छे अंक प्राप्त करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस शिक्षा से लाभ उठा सकें। मैं जल्द ही और भी महत्वपूर्ण अध्यायों की व्याख्या लेकर आऊंगा। तो क्या आप तैयार हैं इस बेहतरीन सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टोरी की व्याख्या शुरू करने से पहले आइए लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भूपेन हजारिका अपने समय के एक महान सांस्कृतिक प्रतीक और असम के अग्रणी आधुनिक संगीतकार थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और साहित्य, कला, सिनेमा, रंगमंच और गीत लेखन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। हजारिका एक अत्यधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली गायक थे, जिनकी गायकी ने आधुनिक असमिया संगीत और इसकी विरासत को नई दिशा दी। उन्हें भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। दी वॉयज उनकी आत्मकथात्मक रचना मोई एती जजबोर से लिया गया एक अंश है। दोस्तों, अब चलिए कहानी की व्याख्या शुरू करते हैं। दी वॉयज कहानी में महान गायक, संगीतकार और कवि डॉक्टर भूपेन हजारिका के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है। ये उनकी अमेरिका यात्रा की शुरुआत, उनके अनुभव और उनके देश से जुड़ी गहरी भावनाओं को दर्शाती है। ये कहानी न केवल एक अद्वितीय यात्रा वृत्तांत है, बल्कि ये बताती है कि एक कलाकार कैसे अपने देश, संस्कृति और मानवीय मूल्यों से जुड़ा रहता है। असम से अमेरिका तक के सफर में उनकी सोच, चुनौतियां और अद्भुत घटनाएं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएंगी जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। जानिए कैसे भूपेन हजारिका ने हर अनुभव को एक नई प्रेरणा में बदल दिया। चलिए और विस्तार में जानते हैं। डॉक्टर भूपेन हजारिका ने अपनी अमेरिका यात्रा के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज और पासपोर्ट तैयार कर लिए थे। उन्हें ये यात्रा एक स्कॉलरशिप मिलने के बाद करनी थी। गुवाहाटी के एक पास्टर रॉबर्ट ब्राउन ने उनकी शोध पाठ्यक्रम तैयार करने में मदद की। भूपेन हजारिका ने पादरी को स्पष्ट रूप से बताया था कि वे अमेरिका सामग्री सीखने के लिए नहीं जा रहे थे, क्योंकि भारत में सामग्री की कोई कमी नहीं थी। वे रूप यानी प्रस्तुति और अभिव्यक्ति का तरीका सीखने की चाहत रखते थे। यह दर्शाता है कि भूपेन हजारिका की सोच कितनी गहरी और उद्देश्यपूर्ण थी। उस समय असम के मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई थे, जिन्हें भूपेन हजारिका ने शेर जैसी शख्सियत कहा है। उनकी मदद से ही भूपेन हजारिका को अमेरिका में अध्ययन के लिए स्कॉलरशिप मिल सकी। ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री न केवल एक सशक्त नेता थे, बल्कि युवाओं की प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध भी थे। यात्रा से ठीक पहले भूपेन हजारिका ने ज्योति प्रसाद अग्रवाल से आशीर्वाद लिया, जो उस समय बीमार थे। इससे उनकी संस्कृति और बड़ों के प्रति सम्मान का पता चलता है। सितंबर 1949 में भूपेन हजारिका ने ये तय किया कि वे अमेरिका जाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रास्ते से नहीं जाएंगे। वे विभिन्न देशों और उनकी संस्कृति का अवलोकन करना चाहते थे। उन्होंने गुवाहाटी से डमडम, कोलकाता तक की यात्रा के लिए 55 रुपए किराया देकर डकोटा विमान में सफर करने का निर्णय लिया।
इसके बाद डमडम से विशाखापत्तनम और फिर विशाखापत्तनम से कोलंबो जाने का प्लान बनाया। कोलंबो से उनकी 13 दिनों की समुद्री यात्रा शुरू होने वाली थी, जिसमें वे एसएम सैम्पोनियो जहाज से मार्सेली, फ्रांस पहुंचने वाले थे। इसके बाद भूपेन हजारिका ने फ्रांस के ग्रामीण और शहरी इलाकों का अवलोकन करने के लिए मार्सेली से पेरिस तक ट्रेन में यात्रा करने की योजना बनाई। ये उनकी जिज्ञासा और सीखने की तीव्र लालसा को दर्शाता है। आखिरकार वह दिन आ गया जब डॉक्टर भूपेन हजारिका को अपनी यात्रा शुरू करनी थी। वे गुवाहाटी के कान्ही कुची हवाई अड्डे पहुंचे। उस समय इस हवाई अड्डे को पास के गांव कान्ही कुची के नाम से जाना जाता था। उनके साथ उनके कुछ परिवारजन और मित्र भी थे। उनके साथ उनकी मां, पिता सुदक्षिणा शर्मा, जो दिलीप शर्मा की पत्नी थी और उन्हें रानी कहा जाता था, माबी, मामी और छोटे भाई जयंत हजारिका भी आए थे। दुख की बात यह है कि जयंत हजारिका अब इस दुनिया में नहीं है। उनके कुछ मित्र भी उन्हें विदा करने आए थे, जिनमें से एक थे सैयद अब्दुल मलिक, जो उनके विशेष मित्र और ऑल इंडिया रेडियो में उनके सहकर्मी थे। उन्होंने लिखा है कि मलिक उनके हर अच्छे और बुरे समय में उनके साथ रहे। इसके अलावा सैला बरुआ और अन्य मित्र भी मौजूद थे। यहां भूपेन हजारिका ने यह बताया कि उनकी मां, पिता, माबी, जयंत, मलिक और सैला बरुआ अब इस दुनिया में नहीं है। जब हवाई जहाज के पहिए रनवे पर चलने लगे और विमान तेज गति से उड़ान भरने की तैयारी में था, तभी भूपेन हजारिका को याद आया कि उन्होंने अपना बैग, जिसमें पासपोर्ट, डॉलर, टिकट्स और अन्य जरूरी दस्तावेज थे, अपने माता पिता के पास छोड़ दिया था। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ये स्थिति कहानी को रोमांचक मोड़ देती है। हालांकि ये घटना एक काल्पनिक कहानी जैसी लगती है, लेकिन भूपेन हजारिका ने स्पष्ट किया कि ये सत्य है। उस समय तक वे एक प्रसिद्ध गायक बन चुके थे। उन्होंने तुरंत विमान के कप्तान से संपर्क किया और स्थिति बताई। कप्तान ने उनकी बात सुनी और विमान को वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर लाकर सीढ़ी नीचे कर दी। भूपेन हजारिका ने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने गवर्नर सर अकबर हैदरी के कहने पर इसी हवाई अड्डे के उद्घाटन के अवसर पर विज्ञान की विजय यात्रा का उत्सव मनाने वाला एक गीत लिखा और गाया था। उन्होंने विमान से उतरकर मलिक से अपना बैग लिया और फिर वापस अपनी सीट पर आ गए। इस छोटे से हवाई जहाज ने उन्हें कोलकाता पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगाया। कोलकाता हवाई अड्डे पर भूपेन हजारिका का स्वागत उनके कॉटन कॉलेज के सहपाठी भवेन दास ने किया। भवेन उस समय कल्याण गुप्ता के सहायक निर्देशक के रूप में काम करके फिल्म निर्माण की कला सीख रहे थे। जब भूपेन हजारिका ने कोलकाता छोड़ा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे असम और पूरे पूर्वी भारत से विदा ले रहे हों। विशाखापट्टनम छोड़ते समय उन्हें यह एहसास हुआ कि वे पूरे भारत से दूर जा रहे हैं। उनके मन में यह विचार बार बार आता था कि क्या वे कभी अपने देश लौट पाएंगे या नहीं। उस समय बहुत से लोग जो अमेरिका जाते थे वे वापस नहीं लौटते थे। जब उन्होंने कन्याकुमारी के प्रायद्वीपीय छोर को देखा तो उन्हें यह महसूस हुआ कि वे केवल असम या बंगाल के नहीं बल्कि पूरे भारत के एक छात्र हैं। ये उनकी राष्ट्रवादी भावना और अपने देश के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 11 सितंबर 1949 भूपेन हजारिका का हवाई जहाज विशाखापट्टनम से कोलंबो की ओर बढ़ रहा था। कोलंबो में वे 2 दिन ठहरने वाले थे, जिसके बाद वे जहाज से फ्रांस के लिए रवाना होने वाले थे। ये पहली बार था जब वे अपने प्रिय भारत से दूर जा रहे थे। उनके मन में असम की यादें उमड़ घुमड़ रही थी। उन्होंने लिखा कि कान्ही कुची हवाई अड्डे पर उनकी माबी ने जो फूल उन्हें दिया था वो उनकी जेब में धीरे धीरे सूख रहा था। उस फूल ने उन्हें असम की अनमोल स्मृतियों से जोड़े रखा। उन्होंने महसूस किया कि चाहे आप पूरी जिंदगी खोजें, लेकिन असम जैसा अद्वितीय स्थान कहीं नहीं मिलेगा। कोलंबो भले ही भौगोलिक रूप से नजदीक था, लेकिन उनके दिल में असम की दूरी ने एक गहरी छाप छोड़ी। विमान में
एक एयर होस्टेस ने उन्हें कुछ अखबार और पत्रिकाएं दी, जैसे लाइफ, द टाइम्स, द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज और द स्टेट्समैन। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने इन अखबारों के बीच असम ट्रिब्यून, पूजा अंक 1949 पाया। इस छोटे से अनुभव ने उन्हें अपने देश और असम से गहराई से जोड़े रखा, जिसमें उन्होंने इस अनुभव का जिक्र किया होगा। भूपेन हजारिका ने जब हवाई जहाज में असम ट्रिब्यून देखा तो उनके मन में असम के घाटियों और पहाड़ियों की खबरें जानने की तीव्र इच्छा जाग उठी। ये स्वाभाविक था, क्योंकि वे अपने प्रिय असम से दूर थे। फिर भी वे ये भी सोचने लगे कि विशाखापट्टनम क्या हमारे देश का हिस्सा नहीं है। उनके विचार गहरे थे। उन्होंने कहा, जब कोई उजान बाजार में होता है तो भरालू मुख को भूलने लगता है। ये बताता है कि जब हम एक जगह पर होते हैं तो वहां की स्थानीय चीजों पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है, लेकिन जैसे ही हम बड़े क्षेत्र या दूसरे राज्य में जाते हैं, हम अपने पूरे राज्य या देश को याद करने लगते हैं। भूपेन हजारिका ने कोलंबो पहुंचने के बाद वहां की संस्कृति और परिवेश का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने महसूस किया कि लंका, जो कभी ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से भारतीय संस्कृति का हिस्सा थी, अब एक एंग्लो सीलोनेस लड़की जैसी हो गई है। वहां के कैफे में लोग रेडियो लंका के माध्यम से अंग्रेजी और हिंदी संगीत सुन रहे थे। कोलंबो में उन्होंने बॉम्बे के पारसी व्यापारी देखे, जो अमेरिकी कपड़े और घड़ियां बेच रहे थे। दक्षिण भारतीय कुली तमिल भाषा में बातचीत कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने एक फ्रांसीसी नाविक को देखा, जो समुद्र से लौटकर 2 दिन की छुट्टी पर था। वो अज्ञात भाषा में गा रहा था और शराब के नशे से लड़ने की कोशिश कर रहा था। भूपेन हजारिका ने वहां इंडोनेशियाई, बर्मी, फिलिपीनी और इंडो चाइनीज व्यापारिक नाविकों की बातचीत भी सुनी। इस विदेशी माहौल में भी उनका मन अपने आप एक असमिया गीत गाने लगा। ये गीत हनुमान जी की याद दिलाने वाला था। उन्होंने सोचा, क्या ये लंका के दृश्य का प्रभाव था, या उनके मन में अपनी दादी के बनाए कॉलमो साग की स्मृति? उन्हें खार, टेंगा और बांस की शूटिंग की भी याद आई, जो उनके असमिया भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। भूपेन हजारिका ने कैंडी शहर का जिक्र किया, जो श्रीलंका का एक सुंदर और पवित्र स्थान है, खासकर बुद्ध के अनुयायियों के लिए। यहां स्थित है टूथ रिलिक मंदिर, टेम्पल ऑफ दी टूथ रेलिक, जो एक पवित्र स्थल है। उन्होंने इस मंदिर को देखकर महसूस किया कि ये अहिंसा और अशोक की बौद्ध विचारधारा का जीवंत प्रतीक है। ये बौद्ध प्रेम और शांति का बंधन था, जिसने कई देशों को एक सूत्र में पिरो दिया। हालांकि वो कैंडी में थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे वे सारनाथ या बोध गया में हैं। वहां का वातावरण और गूंज बुद्धम शरणम गच्छामि उन्हें अपने देश के बौद्ध स्थलों की याद दिला रही थी। यह स्पष्ट करता है कि भूपेन हजारिका का धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव कितना गहरा था। कैंडी में उन्होंने एक आधुनिक लंकाई परिवार के ड्राइंग रूम में प्रवेश करने का अवसर पाया। ये अनुभव उनके लिए अलग था। उन्होंने देखा कि ड्राइंग रूम में पियानो रखा हुआ था और उसके ऊपर एक यूरोपीय कलाकार द्वारा बनाई गई मैडोना की मूर्ति थी। वहां के बच्चे अंग्रेजी गीत गा रहे थे। उन्होंने हैरानी से सोचा, असली लंका कहाँ गायब हो गई? उन्हें यह सब देखकर ऐसा महसूस हुआ मानो वो शिलोंग में है, जहां का माहौल भी आधुनिकता और परंपरा का मिश्रण होता है। शाम को भूपेन हजारिका को रेडियो सीलोन के एक दोस्त के माध्यम से याकुमा नतम नामक स्थानीय नृत्य प्रदर्शन देखने का मौका मिला। ये नृत्य श्रीलंका की परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जब कोई व्यक्ति बीमार होता या मानसिक परेशानी का शिकार होता तो ये नृत्य किया जाता। नर्तक ध्यानावस्था में चले जाते थे या उन्हें किसी आत्मा का वश हो जाता था और वे भविष्य की बातें बताते थे। उन्होंने इस नृत्य के दौरान ढोलों की गूंज का वर्णन किया, जो कामरूप के देवदानी नृत्य देओदबानी नृत्य जैसा प्रतीत होता था। इस अनुभव ने उन्हें अपने असम की सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाई। यहां भूपेन हजारिका ने लंका और भारत के बीच संवेदनहीनता की स्थिति का जिक्र किया।
उन्होंने एक प्रोफेसर से पूछा कि लंकाई लोग और भारतीयों के बीच जो सांस्कृतिक समानताएं हैं, उनके बावजूद क्यों दोनों देशों के लोगों में मेल मिलाप की कमी है। प्रोफेसर ने उन्हें 2 कारण बताए। पहला कारण था कि लंकाई लोग भारत के आर्थिक शोषण से चिंतित थे, और दूसरा कारण था कि लंकाई सरकार को भारतीय श्रमिकों के प्रगतिकारी दृष्टिकोण से डर था। यह स्थिति इसलिए रोचक थी क्योंकि भूपेन हजारिका ने यह देखा कि लंकाई लोग और भारतीय दक्षिण भारतीय लोग याकुमा नाटुम नृत्य में और गाने में एक साथ भाग लेते थे, बिना किसी दुश्मनी के। अब भूपेन हजारिका अपने जहाज के सफर की बात करते हैं। जहाज अपने निर्धारित समय से 1.5 दिन बाद रवाना हुआ। एक और बड़ी समस्या थी भाषा का संप्रेषण। भूपेन ने देखा कि जहाज पर अधिकांश यात्री इंडो चाइना के थे और वे सब लंबे कपड़े पहनते थे जैसे महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। ये दृश्य उन्हें मणिपुर या असम के किसी अहोम गांव का सा लगा। लगभग सभी यात्री अंग्रेजी नहीं बोलते थे और वह स्थिति उन्हें थोड़ी डरी हुई भी लग रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने सभी परिचितों को पीछे छोड़ दिया था और आगे का रास्ता अनिश्चितताओं से भरा हुआ था। इसके बाद भूपेन ने एक फ्रांसीसी युवक से मुलाकात की जो अंग्रेजी बोलने में सक्षम था। वो युवक 21 या 22 साल का था और वो फ्रांसीसी सेना में 17 साल की उम्र में शामिल हुआ था। वो लंबे समय बाद घर लौट रहा था। जब भूपेन ने उसका नाम पूछा तो युवक हंसते हुए बोला, मैं एंड्रीज का एक सदस्य हूं। यह भूपेन के लिए एक अद्भुत अनुभव था, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वो व्यक्ति जितने समय से सेना में था वो युद्धों और संघर्षों का हिस्सा था, और फिर भी उसकी पहचान एक सामान्य व्यक्ति के रूप में थी, न कि एक राष्ट्रीयता के रूप में। अब भूपेन हजारिका अपने समुद्र यात्रा के दौरान के अनुभवों के बारे में बताते हैं। वे जहाज के खिड़की से भारतीय महासागर को देखते थे और कभी कभी जहाज के डेक पर जाकर जहाज पर सवार अन्य यात्रियों से कुछ बातें करने की कोशिश करते थे। कुछ दिन बाद जहाज अदेन के बंदरगाह तक पहुंचता है, जहां भूपेन ने वहां एक रोलेफ्लेक्स कैमरा खरीदी जिसकी कीमत 300 रुपए थी। इसके बाद जहाज का पुनः प्रस्थान हुआ और उसे अलेक्जेंड्रिया में एक छोटी सी ठहराव करना पड़ा। इसके बाद जहाज ने डिजबूती, इतालवी सोमालिलैंड में पानी भरने के लिए रुकने का निर्णय लिया। यहाँ भूपेन ने अपनी कुछ घंटों की रुकी हुई अवधि का फायदा उठाकर डिजबूती शहर का दौरा किया। उन्होंने पाया कि इतालवी साम्राज्यवादी वहां कोई भी विकास नहीं ला सके थे। वो जगह दारू की दुकानों से भरी हुई थी और वहां की महिलाएं बुर्का पहनकर सड़कों पर घूमती थी और वो स्थान काफी उदासीन था। इसके बाद जहाज का अगला रुकाव कायरो में था। भूपेन ने कायरो के बारे में कहा कि ये शहर उन्हें बॉम्बे जैसा लगता था। कायरो में भी लोग हर जगह शोर मचा रहे थे और थूक रहे थे, और ये भूपेन को ऐसा लगा कि जैसे वो अपने ही देश में है। हालांकि समय की कमी के कारण भूपेन पिरामिडों को नहीं देख पाए और न ही क्लियोपेट्रा का बालकुन देखा, लेकिन वहीं पर उन्हें माओ जेडोंग के लॉन्ग मार्च की सफलता की खबर मिली, जिससे ये साबित हुआ कि चीन स्वतंत्र हो गया था। इस खबर ने भूपेन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जैसे माओ का लॉन्ग मार्च सफल हुआ, वैसे ही उनका भी लंबा सफर एक दिन समाप्त होगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो दिन कब आएगा। उनका केवल एक ही उद्देश्य था, वो था निरंतर आगे बढ़ते रहना। चरेवेटी चरेवेटी। भूपेन हजारिका ने इस पैराग्राफ में एक अद्भुत घटना का विवरण दिया। वे बताते हैं कि जब वे अदेन से डिजबूटी जा रहे थे और लाल सागर में प्रवेश करने से पहले जहाज की सायरन रात के 2 बजे बजने लगी। वे जागे और पाया कि जहाज रुका हुआ था। फिर सभी यात्री डेक पर आ गए और कैप्टन ने बताया कि इस स्थान से कभी कभी पवित्र त्रिकोण के ऊपर मुस्लिमों का जो तारा दिखाई देता था वो उन्होंने देखा। भूपेन ने इसे एक दिव्य दृश्य के रूप में देखा और सभी यात्री इस दृश्य का फोटो लेने लगे। भूपेन ने भी अपने नए रोलेफ्लेक्स कैमरे से इस दृश्य के फोटोग्राफ खींचे। कैप्टन ने कहा कि उन्होंने इस मार्ग से यात्रा की है, लेकिन इतने सालों में
उन्हें इस दृश्य को देखना केवल 1 या 2 बार ही नसीब हुआ था। ये दृश्य भूपेन के लिए एक आशीर्वाद के रूप में था और वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। वो प्रार्थना करते हुए बोले, ये दिव्य दृश्य मेरी जीवन यात्रा का आशीर्वाद हो और मैं देश दर देश, राष्ट्र दर राष्ट्र आगे बढ़ता रहूं और यात्रा की थकान मेरे लिए एक खुशी बन जाए। भूपेन ने इस अनुभव को अपनी आध्यात्मिकता और मानवता की पहचान के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि ये दृश्य उन्हें इसलिए दिखाई दिया क्योंकि उनकी कोई जाति या समुदाय नहीं था, उनका केवल एक ही पहचान थी और वो एक इंसान था। उनका ये विचार था कि शायद इसी वजह से ईश्वर ने उनकी कृपा बरसाई। इसके बाद एक और चौंकाने वाली घटना घटित हुई जब भूपेन ने देखा कि समुद्र में हजारों नीन लाइट्स चमक रही थी। उन्हें बताया गया कि ये फास्फोरस मछलियों के झुंड थे जो समुद्र में अपनी चमक से वातावरण को दीप्तिमान कर रहे थे। ये दृश्य भी एक प्राकृतिक चमत्कार था जिसे भूपेन ने अपनी यात्रा में अनुभव किया। दोस्तों, आज की कहानी यहां पर ही खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभ उठा सकें। कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगर कोई सुझाव या सवाल हो तो जरूर पूछें। और हाँ, अगर आपने अभी तक एसेक अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह और भी कहानियों और निबंधों की व्याख्या लेकर आऊंगा जो आपकी क्लास 12 अल्टरनेटिव इंग्लिश की परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेंगी। इस चैनल पर आपको हर वीडियो परीक्षाोन्मुख मिलेगा ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो जुड़े रहें हमारे साथ और अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और अच्छे अंक हासिल करें। धन्यवाद।